ट्रेन हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे के बाद 33 ट्रेनें रद्द, कई रूट्स में किया गया बदलाव। रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, बनासकांठा में किया रोड शो। अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। एमपी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। सीएम शिवराज बुधनी सीट से करेंगे नॉमिनेशन। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। बीजेपी नेता मनीष तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल भी अब जाने वाले हैं जेल। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 6 नवंबर तक जमा करा सकेंगे फॉर्म। प्रत्याशियों को 9 नवंबर तक नाम वापस लेने का मौका। नमस्कार, नवतेज प्राइम देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल सियासी माहौल में इस समय जो चर्चा है वो अमूमन तमाम राजनीतिक विषयों को लेकर के होती है, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है ओबीसी आरक्षण। देश में चुनाव आते ही एक मुद्दा है जो अक्सर लगातार चर्चाओं में बना रहता है। दरअसल या तो वो जातिगत जनगणना का मामला होता है या फिर आरक्षण का। आज़ादी के सालों बाद भी देश की कई जातियां अपने अधिकारों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही हैं। उन्हें भले कागजों में आरक्षण दे दिया गया हो, लेकिन लाल फीताशाही परंपरा के इस दौर में आज भी वे घोषणाएं महज कागजी सिफारिशें बनकर रह गई हैं। और उनमें से एक है अति पिछड़ा वर्ग। क्या वाकई में ये वर्ग आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, या फिर इनके अधिकार चुनावी पार्टियों के चुनावी वादे बनकर के रह गए हैं जो हर 5 साल बाद याद किए जाते हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश आंशिक रूप से लागू करने की घोषणा की और उसके बाद 13 अगस्त 1990 को तमाम सिफारिशों को आंशिक रूप से लागू करने का बकायदा आदेश जारी कर दिया गया। जैसे ही सरकार ने आदेश जारी किए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और एबीवीपी जैसे कई संगठन ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। हालात ये हो गए कि बीजेपी के समर्थन से चल रही वीपी सिंह की सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी गई। हालात ये बने कि इस आरक्षण को रद्द करने के लिए कई लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचे। तमाम राजनीतिक चालबाजियों और सियासी उतार चढ़ाव के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 1992 इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के तहत कुल आरक्षण सीमा 50% और क्रीमी लेयर के बैरियर के साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय ले लिया और 1993 से ओबीसी आरक्षण लागू हो गया। संविधान की धारा 340 के तहत गठित दूसरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर देश और राज्य में देश की आधी से ज्यादा आबादी लगभग 52% ओबीसी को केंद्रीय सेवाओं में 27% और राजस्थान में 21% आरक्षण 1992-93 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कुल आरक्षण की 50% सीमा और क्रीमी लेयर के बैरियर के साथ लागू कर दिया गया। ओबीसी नेताओं की माने तो भले ही घोषणाएं कर दी गई, लेकिन उसी दिन से अति पिछड़ों के साथ विश्वासघात की शुरुआत भी कर दी गई। 27 अक्टूबर 1999 को केंद्र सरकार ने जाट जैसे सक्षम समाज को ओबीसी सूची में शामिल कर दिया और इसके ठीक 6 दिन बाद राजस्थान सरकार ने भी 3 नवंबर 1999 को जाटों को राज्य की ओबीसी सूची में शामिल कर लिया। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी दल विशेष की सरकार का हाथ रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1999 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीकर में एक चुनावी सभा में जाट को ओबीसी में शामिल करने का वादा किया, तो 1998 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा शामिल कर लिया गया। अगर ओबीसी नेताओं की माने तो यह मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद बिश्नोई, कायम खानी जैसे अन्य सक्षम समाजों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि जाट, बिश्नोई जैसे जातियों को आरक्षण देने के लिए एक नया समूह बनाकर मूल ओबीसी से अलग आरक्षण दिया जा सकता था। जैसे एमबीसी नाम से गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% अलग आरक्षण दिया गया। साल 1999-2000 में कई लोगों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में इन आदेशों को चुनौती भी दी, जिसके निर्णय के अनुसार यदि राजस्थान में ओबीसी सूची की ईमानदार समीक्षा होती तो अति पिछड़ों को उनका हक मिल सकता था।
लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार और उसके बाद की कांग्रेस सरकार ने इन निर्णयों पर कोई काम नहीं करके अति पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उपरोक्त निर्णय के अलावा रिटायर्ड जज रणवीर सहाय वर्मा की अध्यक्षता वाले राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जुलाई 2001 में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को दी, जिसमें राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची यानी ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में बांटने की सिफारिश की थी, जो इस प्रकार है। 6% कृषक जातियाँ, 7% दस्तकार और हाथ से काम करने वाली जातियाँ और 8% अन्य छोटी छोटी जातियाँ। इस रिपोर्ट के आने के साथ साथ ये 5वीं सरकार है जिनमें 3 बार गहलोत सरकार और 2 बार राज्य सरकार शामिल है, लेकिन इन 22 सालों में इस पर किसी भी सरकार ने चर्चा करना उचित नहीं समझा। चलिए, कुल मिलाकर के ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वाकई में जिन घोषणाओं को लेकर के लगातार काम किया जाना चाहिए था, वो वाकई में आज़ादी के इतने सालों बाद तक पूरी नहीं की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सरकारें आई और गई, किसी सरकार विशेष को लेकर के मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है या कोई आरोप नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि वाकई में जो घोषणाएं की गई हैं उन पर काम कितना हुआ है। जो मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हुए उनका परिचय आपसे करवाते हैं। अनुभव शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शामिल हुए हैं। योगेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। विनोद भूदोली जी हैं, आरएलपी लीडर हैं और काफी अच्छे मुखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। नितिन सारस्वत जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, काफी बयानों को लेकर चर्चाओं में लगातार बने रहते हैं। और दौलतराम पेशिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल जनमंडल पार्टी के। महत्वपूर्ण बात यह है कि दौलतराम पेशिया जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि सरकारों के ऊपर लगातार आरोप आपकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। मुद्दा यह नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चुनाव का समय है, जाहिर सी बात है एक दूसरे पर किए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो मुद्दा लगातार आप उठाते आ रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर के, अति पिछड़ा वर्ग के साथ विश्वासघात, ये शब्द जुबान पर आपके हमेशा रहता है। मुद्दा क्या है, जानना चाहेंगे। सर, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट देश में लागू हुई तो उसका भी हम जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनकी संख्या करीब देश के अंदर 52% है, जिनकी 2 बार गिनती हुई, काका कालेलकर आयोग के टाइम में और मंडल आयोग के टाइम में, और संविधान के संवैधानिक अधिकारों के तहत हमें जो 52% हक अधिकार मिलने चाहिए थे हर क्षेत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में, सरकारी नौकरियों में, पंचायती राज में, वो 1990 में वीपी सिंह जी ने 27% केंद्र में सरकारी नौकरियों में लागू किए। तो उसका हम जिन जिन पार्टियों को भी वोट देते हैं, जिन जातियों के नेताओं को हम लोग एमएलए एमपी बनाते आ रहे हैं, उन सब ने विरोध किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे करवा दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही वो रिपोर्ट लागू हुई देश में। और राजस्थान में उस समय भैरव सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने 21% सरकारी नौकरियों में लागू किया और पंचायती राज में पहली बार राजस्थान में 15% लागू किया जी। तो हम लोग पहली बार राजस्थान के अंदर 92 में पंच सरपंच प्रधान बनने शुरू हुए और हमारे पढ़े लिखे बच्चे अधिकारी कर्मचारी बनने शुरू हुए। परंतु हमारे 5 साल में हमारी नौकरियां लगने से और हमारे को पंचायती राज में आगे बढ़ने से जिन जातियों को हम वोट देते आ रहे थे, जिन पार्टियों को वोट देते आ रहे थे, उन सब ने हमारा विरोध कर दिया। हमें अति पिछड़ी जातियों के लोगों को गालियां निकालनी शुरू कर दी। और 1999 में लोकसभा चुनाव से पहले साधन संपन्न जातियों ने आरक्षण की मांग की। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है कि इनको आरक्षण ना दें। हमने ये कहा कि इनको जितना मर्जी दे दो, इनकी संख्या के हिसाब से दे दो, परंतु आप जो हमारा 21% आरक्षण है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। हमें अलग दें, इनको अलग दें। परंतु दोनों पार्टियों ने वोटों के चक्कर में, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, दोनों ने गैर संवैधानिक रूप से बिना किसी आयोग की रिपोर्ट के जाट, बिश्नोई जैसी साधन संपन्न जातियों को ओबीसी में शामिल करके और हमारे हक और अधिकारों पर कुठाराघात किया। लेकिन कुल मिला के कहना आपका यही है कि आपके जो एक सेपरेट आरक्षण था उसमें बाकी जातियों को शामिल क्यों किया गया, यानी कि जो वाकई में जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंचा। सर, क्या हुआ, जब इनको साधन संपन्न जातियों को शामिल कर दिया तो एक आंदोलन चला राजस्थान में। हमने भी आंदोलन चलाया सड़क पर और जुलाई 2001 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार एक रणवीर साई वर्मा आयोग बना। उन्होंने ये रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, ये संवैधानिक रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी आयोग की रिपोर्ट है वो सरकारों को लागू करनी पड़ेगी। इसमें जो 6, 7 और 8% की आपने रिपोर्ट दिखाई है जी जी, वो रिपोर्ट है सर ये। और इस रिपोर्ट को किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। आज 5वीं सरकार चल रही है, 3 बार कांग्रेस की बन गई, 2 बार बीजेपी की बन गई और इस मुद्दे पर वो बात करना ही पसंद नहीं करते। और इससे हमें क्या नुकसान हो गया कि आज हम 44-45% जो अति पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे चपड़ासी नहीं लग रहे। हम लोग गांव में पंच बनने बंद हो गए और इक्का दुक्का हमारा कोई सरपंच प्रधान है उसको भी ये क्या है कि परेशान करते हैं जिनको हम वोट देते हैं। और पूरी तरह से 2-4 जातियों के
गिरफ्त में राजस्थान आ गया है जी। और इसी आयोग ने गुर्जरों को 5% एमबीसी आरक्षण देने की घोषणा की, वो सरकार ने मानी कि ये संवैधानिक रिपोर्ट है। इसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि भी जो जातियां रेल की पटरियां उखाड़ती हैं, जो 5-10 पुलिस वालों को मारती हैं, जो थाने जलाती हैं, जो बसें जलाती हैं, उनके लिए तो ये आयोग की रिपोर्ट मान्य होती है, संवैधानिक होती है। और हम जो गरीब लोग हैं, जो हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, सड़क नहीं रोक सकते, बसें नहीं जला सकते। लेकिन दौलत राम जी, सवाल तो ये भी है कि अगर 21% आरक्षण की बात की जा रही है, तमाम मौके जो जातियां इसमें शामिल है, यानी कि तकरीबन मेरे ख्याल से जो आंकड़ा है वो 90-91 के आसपास है, जो तमाम जातियां मौके सबको दिए जा रहे हैं। अब उसमें से 5 विशेष जातियां उसमें आगे निकल करके आ रही है जो ओबीसी में शामिल है, तो उससे ऑब्जेक्शन आपको क्या है? सर, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जिन जातियां, जिनको जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके लिए आरक्षण है ये साधन संपन्न जातियों के लिए नहीं है। जिनके 45, 35, 30 एमएलए बनते हैं, जिनके 12 एमपी बनते हैं, जिनके 12 जिला प्रमुख बनते हैं, जिनके 343 पंचायत समिति में से ओबीसी की सारी सीटों पर प्रधान बनते हैं, जो भू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, जो बजरी माफिया हैं, जो एनसीआर के 200 किलोमीटर के अंदर पूरी जमीनों के मालिक हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सरस्वत जी, आपके पास आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के इन दोनों ही सरकारों पर, खासतौर पर राजस्थान में गहलोत और राज्य सरकार दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण को लेकर के जो लगातार बवाल होते रहे हैं, सरस्वत जी जानना चाहेंगे जिस तरीके से ओबीसी को लेकर के खासतौर पर दौलतराम पेशिया जी जो लगातार आंदोलन करते रहे हैं, नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सीधा आरोप है इनका, आपने उन जातियों को जिन्होंने लाठी के जोर पर आंदोलन किए, पटरियां उखाड़ी, सिर्फ उनको शामिल किया गया ताकि जो वाकई में जिनके पास हक पहुंचना चाहिए था वो हक ना तो कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी ने। देखिए रमेश जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो जातिगत जनगणना है जी, वो एक सामाजिक आंदोलन है और समतामूलक समाज के लिए एक आधार स्तंभ है। अगर जातिगत जनगणना होती है, उसके अंदर बिल्कुल साफ कांग्रेस का मानना है कि कितनी आबादी है और उसका कितना हक है। हम केवल नौकरियों में आरक्षण की नहीं, उसके पास कितने साधन हैं, कितने वो संपन्न हैं, कितनी उनके पास आय के साधन हैं, हर तरीके से उनके बैकग्राउंड को चेक किया जाए, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, हर तरीके से आकलन करके कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है कि ये इस समय वक्त की मांग है और ये अब होना चाहिए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। हमारी तत्कालीन जो राजस्थान की सरकार है, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है और वो ओबीसी आरक्षण उससे अलग नहीं है। अगर जातियों की जनगणना होती है कि किस वर्ग की कितनी आबादी है, उसके पास वो कितने साधन संपन्न है। सर नहीं, ये चुनाव में क्यों याद आ रहा है आपको? 5 साल रहे ना आप 5 साल रहे हैं ना राजस्थान में, आप 5 साल रहे हैं, 2014 से पहले केंद्र में आप थे, ये चुनाव में कैसे याद आते हैं आपको? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2011 में ही हमने जातिगत जनगणना, जब समय की और वक्त की मांग हमने देखी तो जातिगत जनगणना का फैसला लिया। 2 साल उसके ऊपर हमने पूरी जितना भी जातिगत जनगणना करानी थी वो सब हमने पूरी मेहनत भी की। उसके बाद में जब वो जो आंकड़े फाइनल होने वाले थे, उससे पहले हमारी सरकार चली गई। मोदी सरकार ने आते ही आपने देखा कि लगातार आर्थिक आंकड़े तो उन्होंने सार्वजनिक कर दिए, लेकिन जातिगत आंकड़े हमने लगातार कहने पे सार्वजनिक नहीं किए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा का ये जो ओबीसी विरोधी चेहरा है वो लगातार आपके सामने है। ग्वालियर की एक सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक महापाप है अगर ये जातिगत जनगणना होती है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया इस मोदी सरकार ने कि जातिगत जनगणना ना कराना और इसके आंकड़े सार्वजनिक ना करना ये हमारा एक रणनीतिक जानबूझ के ये किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश किया। हमारा ये कहना था कि ओबीसी समाज के आज 2,65,000 पद खाली हैं। आज ओबीसी समाज की ग्रुप सी और ग्रुप बी की नौकरी में केवल ओबीसी SC ST समाज मिला के केवल 15% हिस्सेदारी है। आज लगातार ओबीसी SC ST समाज हर तरीके से वंचित, जो उनको अवसर मिलने चाहिए उनसे लगातार वंचित हो रहा है। तो ये मांग हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार कहा कि आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। उसके बाद में लगातार इन्होंने संवैधानिक पेच उसको फंसाए रखे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक इन्होंने उस मामले में विरोध किया। लेकिन नितिन जी सवाल मेरी बात सुनिए, अगर योगेंद्र गुप्ता जी ये बात कहें कि शायद हम वैसा करेंगे या हम वो वादे करते हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो शायद योगेंद्र गुप्ता जी की पार्टी अब जाकर के सत्ता में आई है और दिल्ली की गवर्नमेंट में है। आप 2014 से पहले सत्ता में थे,
मनमोहन सिंह जी का लगातार 10 साल कार्यकाल रहा, राजस्थान में अशोक गहलोत लगातार रहे, कुल मिलाकर के तीसरी बार मुख्यमंत्री का दावा वो लगातार कर रहे हैं। अब जाकर के चुनाव में आप ये तमाम बातें क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी को ये बातें सिर्फ वहां याद क्यों आती है जब चुनाव आने वाले होते हैं? देखिए, पहली बात तो हम जो बातें करते हैं और जो वादे करते हैं उनको लागू करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम जब केंद्र की सरकार में थे हमने क्या किया, हमने पूरी जातिगत जनगणना की, उसे सार्वजनिक करने की मांग की। उससे पहले हम चले गए थे, एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, उसको पूरा किया हमने, तमाम हर्डल को दूर करके हमने वो लागू किया, क्योंकि हमें लगता था कि वक्त की मांग है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, एक संवैधानिक और कोर्ट का कि जातिगत जनगणना केवल केंद्र की सरकार कर सकती है, लेकिन उसके बाद में जब बिहार ने किया और हाई कोर्ट में वो सारे संवैधानिक पेज हमारे सॉल्व हो गए, उसके बाद में तुरंत वो फैसला आने के बाद में तुरंत हमने घोषणा कर दी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो गया, कैबिनेट से हमने उसको पास करा दिया और हमने आरक्षण 21% से हटा के एक आंकड़ा देता हूं, दौलत राम जी लौटूंगा आपके पास, एक आंकड़ा देता हूं आपको, एक आंकड़ा दे रहा हूं, दूर करने का काम नितिन सारस्वत जी, एक आंकड़ा देता हूं, नितिन सारस्वत जी आंकड़ा सुनिए, नितिन सारस्वत जी चिल्लाने से सत्य नहीं दबेगा, मेरी बात सुनिए। साल 2022 में 17 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार ने एक सर्कुलर में बदलाव किया था। उस सर्कुलर में जब राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो 2022 में हरीश चौधरी ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और ये कहा कि 2018 में जो सर्कुलर जारी किया गया था वो गलत था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानबूझ करके उसको लेट कर रहे हैं। और सिर्फ हरीश चौधरी नहीं, दिव्या मदेरणा तक का बयान उसमें आया था, यानी कि कांग्रेस ने जानबूझकर बीजेपी की गवर्नमेंट के समय जो गलत सर्कुलर जारी हुआ था उसको जानबूझ के सपोर्ट किया आप लोगों ने। देखिए मैं राकेश जी, ये आपके कांग्रेस की सरकार रही है। पहली बात तो मैंने जितने भी तथ्य रखे आपके सामने, अगर एक भी गलत हो तो आप, मैं दावा कर सकता हूं, आप साबित कर दीजिए मेरे तथ्य गलत है। दूसरी बात, मैंने तो आपसे खुद कहा कि भाजपा का लगातार मैंने ओबीसी विरोधी चेहरा आपके सामने रखा है। मैंने कहा कि इन्होंने तो जो गलत जिस तरीके से लागू किया था उस विसंगति को भी दूर करने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि लटकाए रखने का काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन दिया था, उनके संज्ञान में लाया कि इस तरीके की चीजें हैं, ये भाजपा ने षड्यंत्र के तहत इस तरीके से ओबीसी के विरोध में इस तरीके का ये ऑर्डर निकाला था और ये रिपील होना चाहिए और ये विसंगति दूर होनी चाहिए। और तुरंत जैसे ही ये चीजें हमारे सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दूर किया और आरक्षण को 21% से बढ़ा के 27% तक भी किया है। हमारा तो लगातार हमारा हमने जो लागू किया और कैबिनेट से उसे जो पास किया, आप ऑर्डर दिखा सकते हो, कैबिनेट से हमने पास किया और हमारी सरकार आते ही उसको लागू करेंगे हम। कांग्रेस लौटूंगा आपके पास, दौलत राम जी प्लीज, दौलत राम जी, योगेंद्र गुप्ता जी के पास चलते हैं, योगेंद्र गुप्ता जी के पास चलते हैं। सारस्वत जी लौटूंगा। योगेंद्र जी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप तमाम विषय राजनीति के मंच पर तमाम चलते हैं, लेकिन जिन फैक्ट फाइल पर बात होती है उन पर वाकई में काम हुआ है नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोच पा रही है? देखिए, दौलत राम जी ने जितनी भी बातें बताई है उस सबके परिदृश्य में कम से कम हम तो नहीं है, पहला। दूसरा, जो भी समस्याएं बता रहे हैं इनकी जेन्युइन समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्याओं के जनक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समान रूप से है। और ना सिर्फ इस समस्या के लिए बल्कि देश में जितनी समस्याएं हैं, राज्य में जितनी समस्याएं हैं, हमने बार बार ये कहा है कि इनकी जनक और इन समस्याओं की जो पूरी की पूरी परिणति है वो इन दोनों दलों की है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। जहां तक सवाल देखिए ओबीसी आरक्षण का है, हम दो बातें हमेशा कहते आ रहे हैं। नंबर एक कि हमें समग्र रूप से सोचना चाहिए। हम ये सोचें कि देश में जितनी भी जातियां हैं, जितने व्यक्ति हैं, उनका विकास कैसे हो सकता है। अगर आप उस समग्र रूप से सोचेंगे तो शायद ये तकलीफ कभी आती नहीं। लेकिन होता क्या है, पार्टियां करती क्या, और अब तक की राजनीति जो एक पारंपरिक राजनीति है जिसको हमने दिल्ली में जाकर बदला है, पंजाब में जाकर बदला है, परंपरागत राजनीति में दोनों पार्टियां करती है कि फौरी तौर पर जहां पर फायदा मिल सकता है उसको उठाती हैं, वो जाति हो, मुद्दे हो या कोई और बात हो, अल्पकालिक फायदा। चुनाव में किसका फायदा मिल सकता है, जिस जाति ने या जिस व्यक्ति ने दबाव बनाया उसको फायदा देना, जो शांत रहा उसको शांत कर देना। जब तक ये सोच रहेगी तब तक ये विसंगतियां बनती रहेगी। हमारा शुरू से कहना यह है कि हमें पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए कौन सी जाति कमजोर है, कौन सा वर्ग कमजोर है, कौन सा व्यक्ति कमजोर है, और उसके सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या नीतियां बनानी है, ये हमको बनानी चाहिए। और हम उसी पे काम करते हैं। जब तक आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे, फौरी राजनीति, फौरी लाभ के लिए काम करते रहेंगे, तब तक विसंगतियां बनती रहेंगी। तमाम लोगों को आपकी सरकार राजस्थान में आने तक इंतजार करना होगा, शायद न्याय हो पाए।
देखिए दो चीजें हैं, या तो हमारी सरकार आने का इंतजार करें या फिर इन सरकारों को सही कर दें। ये जनता के हाथ में है। जो एक दिन की राजा जनता बनती है उसके हाथ में बहुत बड़ा वजूद है उसका। अगर वो चाहे तो सबक सिखाकर दोनों सरकारों को बता सकती है कि अब इनकी जो राजनीति है, जो शुद्ध राजनीति, वो बहुत ज्यादा चलने वाली है नहीं। विनोद भूदोली जी के पास चलते हैं, आरएलपी लीडर है, और उनके पास चलने से पहले एक जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे। दरअसल आरक्षण के जिस विषय पर सबसे ज्यादा बवाल है वो एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल रिजर्वेशन वो होता है जो जन्मजात है, यानी कि आपने जिस कास्ट में जन्म लिया है अगर वो आरक्षण के लायक है तो वो आरक्षण सरकार आपको देती है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में ये होता है कि जो आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाता है, जो अक्सर जो विरोध चल रहा है राजस्थान में, यानी कि जो ओबीसी कोटे के अंदर भूतपूर्व सैनिक, यूँ माना जाए विधवा कोटा, परित्यक्ता, साथ में उत्कृष्ट खिलाड़ी, यानी कि उनको अगर वो ओबीसी से आ रहे हैं तो आरक्षण पहले से ही है, लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों से अगर वो ताल्लुकात उनका है तो उनको आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है। और जो ओबीसी के वो लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं उनका सीधा सा कहना ये है कि ये आरक्षण के अंदर आरक्षण उनके वो लोग जो अभी तक सरकारी नौकरियों में या तमाम सरकारी लाभों से वंचित है, इस आदेश के चलते जो 17 अप्रैल 2018 को बीजेपी गवर्नमेंट के समय जारी किया गया था, उसके चलते वो लोग तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित है। विनोद भूदोली जी, आरएलपी लगातार राजस्थान में पक्ष को भी परेशान किए हुए हैं और विपक्ष को भी, क्या सोचती है पूरे मुद्दे पे? सोचते क्या है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ये कभी भी नहीं चाहती कि दबे कुचले लोग आगे आए। बिल्कुल इनकी जो नीतियां बिल्कुल खराब हैं। आप देखो यहाँ पे उठा करके राजस्थान में देख लो, जब आप बता रहे हो कि 17 अप्रैल 2018 को, जब 17 अप्रैल 2018 को उस वक्त भी आरक्षण पे काफी मुद्दे उठे थे। और एक थोड़े दिन पहले भी 2022 में जब शहीद स्मारक पे आंदोलन हुआ था, क्या 48 घंटे के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हम 48 घंटे में समाधान निकालेंगे? क्या हुआ? 48 घंटे के बाद में कई महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। इनकी सरकार आई, कुछ नहीं हुआ। केंद्र में आप उठा करके देख लो, जब SC/ST वाले 2 अप्रैल को आंदोलन करे थे, उनके मुग्ध में अभी तक नहीं हटे। तो ये लोग कभी नहीं चाहते कि ऐसा हो। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आएगी, आप मान के चलो निश्चित रूप से जिनका जितनी संख्या भारी है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा। बिल्कुल साफ नीतियां हैं, और ये जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आएगी तभी हो पाएगा। नहीं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस कभी नहीं जाएगी। दौलतराम जी पेशिया बोलते हैं हम तो ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, सरकारों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें पटरियां उखाड़ रहे हैं, कांग्रेस जो की पटरियां सरकारें- उखाड़ रहे हैं, काम उनका किया जा रहा है। 75 साल से कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं। आप उठा के पहले क्यों नहीं किए इन्होंने? अब ये नई सरकार में आने के लिए क्यों कर रहे हैं ऐसा? बताओ आप मुझे। ठीक है, बात पूरी करने दीजिए। अनुभव शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। दौलतराम जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले अनुभव शर्मा जी का भी जानते हैं। अनुभव जी, कुल मिलाकर के मुद्दा सिर्फ आरक्षण का है और असली हक उन तमाम वंचितों के पास कैसे पहुंचे, उसको लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है। और सरकारें जो हैं सिर्फ मुझे जो विश्लेषणात्मक रूप से लगता है कि सिर्फ चुनावी वायदे के दौरान ये तमाम चीज़ें याद की जाती है, भले वो जातिगत जनगणना हो, ओबीसी के जो फैक्टर है उसमें किन लोगों को शामिल किया जाए, उन्हें सेपरेट आरक्षण दिया जाए नहीं दिया जाए, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो वंचित हैं उन तक इस तरीके से पहुंच पाएगा? जी राकेश जी, देखिए विसंगतियां आज की नहीं है, आरंभिक काल से, जब से संविधान को हमने अंगीकृत किया है। हम सबसे पहले, मैंने अभी सभी वक्ताओं को सुना और सभी बहुत श्रेष्ठ वक्ता हैं, अपनी अपनी ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है। पर आप देखिए राजनीतिक दल और इन घटकों से कहीं ऊपर देश का संविधान है, और संविधान ने आपको क्या व्यवस्थाएं दी हैं, आपको उनको भी मान के चलना होगा। अगर आप देखें तो हम हमारी प्रस्तावना, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके प्रथम 2 शब्दों को अगर आप देखें, हम सभी भारतीय, और अंतिम शब्द है आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। इसका मतलब है अभी संविधानिक जितनी भी व्यवस्था है, जो अनुच्छेद आपको दिए गए हैं, उनमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो हम सभी भारतीयों ने एक साथ अंगीकृत की थी। तो क्या राजनीतिक दलों ने धीरे धीरे, जैसे जब राजनीतिक दलों का उदय हुआ भारतीय राजनीति में, तो क्या इन दलों ने अपने स्वार्थ के लिए इन योजनाओं को, अनुच्छेदों को, इनकी व्यवस्थाओं को बदल दिया है? तो क्या इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) को अगर आप अध्ययन करके देखें तो आप पाएंगे कि पात्रता के आधार पर आरक्षण है और समानता के अवसर के बारे में बात की गई है। कहाँ है अवसर? सवर्ण तो बोलने लायक है। जी, अध्ययन करेगा कौन? अध्ययन करने के लिए 341, 342 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति का संसद को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जाति विशेष को, किसी भी वर्ग को घोषित कर सकती है संसदीय कार्यप्रणाली के अध्ययन के आधार पर। और दूसरा 340 अनुच्छेद के ये कहता है कि अगर आपने ऐसा पाया कि इस तरह की विसंगतियां हैं
तो उनका अध्ययन करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए एक आयोग की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो ये सब अध्ययन करके क्या हमको जनता को ठगने का काम करती है राजनीतिक पार्टियां, तो ऐसे में पार्टियों को विश्लेषण करना चाहिए, चुनावी मुद्दा ना बनाए, आरक्षण को नीतिगत जो चलती आ रही है आपकी परंपराएं, उनको अपने जो आपका जो अभी आप लेके आ रहे हैं, घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं, उसमें इसको एक नास्तिक से परोसा ना जाए। जी, ईमानदारी से काम होना चाहिए। जी, बिल्कुल। दौलत राम जी, कुल मिलाकर के जो मेरे को कांग्रेस के मित्र हैं नितिन सारस्वत जी, साफ तौर पर उनका कहना है ईमानदारी से प्रयास किए गए हैं। सर, बीजेपी, मैं बात पूरी कर लूं, बीजेपी के व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है, लेकिन नितिन सारस्वत जी ने एक चीज़ कही है कि हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा या तमाम जो भी लीडर उस दौरान जो ये सर्कुलर को लेकर के प्रयास किए गए थे, उस दौरान विरोध हुआ था और उसके बाद में राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कोशिश की है। और जिस तरीके का दावा इन्होंने किया है कि शायद केंद्र सरकार ने उन चीज़ों को हल्के में लिया या गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन अगर जातिगत जनगणनाएं होती है तो शायद इन तमाम समस्याओं का हल सामने आ सकता है। सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी, आरक्षण के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही घोर विरोधी हैं पिछड़ा की, अति पिछड़ा जातियों की। ठीक है। कांग्रेस की 40 साल तक देश के अंदर सरकार रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस को जातीय जनगणना करने का मौका नहीं मिला, कांग्रेस को अवसर नहीं मिला। कांग्रेस की 40 साल तक केंद्र में सरकार रही है। बीजेपी तो आई 1980 में, और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी जातीय जनगणना नहीं की, जबकि संविधान में प्रावधान है। और हम लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम कोई मतलब गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहे। मैं ओरिजिनल आरक्षण की बात करने से पहले एक बात करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने काका कलेलकर आयोग की रिपोर्ट 1955 में रद्दी की टोकरी में फेंकी, जिसमें हमें 52% आरक्षण मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने 1978 में जब काका कलेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात आई जनता पार्टी से, उस समय विरोध किया। फिर मंडल आयोग की जब रिपोर्ट आई तब 1980 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसको दबाए रखा। ठीक है। और 1990 में जब वीपी सिंह जी की सरकार ने हमें 27% आरक्षण दिया तो उसका कांग्रेस ने घोर विरोध किया। आज कांग्रेस 6% आरक्षण की अलग घोषणा करके एक चुनावी लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। लौटेंगे सर, हमारे सर प्लीज एक मिनट सर। ये अगस्त 2015 का राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है बीजेपी की सरकार के टाइम में। वसुंधरा जी ने, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार एक आयोग बनाए और समीक्षा करे कि जिन जातियों को ज्यादा लाभ मिल गया उनको अलग करके दूसरी जातियों की सूची का वर्गीकरण करके इसको लागू करें। वसुंधरा जी ने आयोग बनाया और भरतपुर धौलपुर के जाटों को शामिल करके और उसको बंद कर दिया। तो आप ये बताओ, हमारे पक्ष में ये आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे, हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं कर रहे, हमारे बच्चे चपड़ासी नहीं लग रहे, पंच हम बढ़ नहीं रहे, और हमारे जो कोई स्वाभिमानी नौजवान आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे आनंदपाल सिंह सांवराज ने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और फिर वो प्रधान का चुनाव लड़ा और 1 वोट से हार गया, तो उसके क्या खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको हिस्ट्री शीटर बना दिया, उसका एनकाउंटर कर दिया। वो अलग विषय सर, ये इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। विषय के अंदर सर, इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है प्लीज। कानूनी रूप से जो आरोप प्रत्यारोप है उस पर हम लोग तो सर अब आप ये बताओ, विषय से भ्रमित नहीं होंगे। अब आप ये बताएं, लौटेंगे सर मेरी बात सुनो, वापस हमारे नितिन सारस्वत जी से तमाम मुद्दों को लेकर के जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बहस जारी और मुद्दा यह है कि आखिर ओबीसी आरक्षण में उन तमाम जातियों को शामिल तो कर लिया गया, लेकिन क्या वाकई में उनके शामिल होने के बाद से जो जातियां उसमें शामिल थी, जो हक से वंचित जिन लोगों को किया जा रहा है, उनके आंदोलन का क्या होगा? क्या वाकई में सरकार एक गंभीर है कि जो जातियां जिनको हक से वंचित किया जा रहा है उन तक उनका हक पहुंचेगा? क्योंकि तमाम सवाल लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों पर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर उठते रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों के ऊपर इन आंदोलन करने वाले लोगों का आरोप है। खासतौर पर दौलतराम जी पेशिया उनका प्रतिनिधित्व लगातार कर रहे हैं और नेशनल जनमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार आरोप उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों पर किए हैं। इन आरोपों के जवाब के लिए सीधा चलेंगे नितिन सारस्वत जी के पास में। नितिन जी, कुल मिलाकर के बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं हो रही है, लेकिन दौलतराम जी सीधा हमला आपके ऊपर कर चुके हैं कि आपकी सरकारों ने सिर्फ भ्रमित किया है, काम नहीं किया है। कि आज जातिगत जनगणना और जितनी आबादी उतना हक, या जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जी। आज ये अगर सही, ये आज पब्लिक के कोर्स ऑफ डिस्कशन में और आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं इतने गंभीर तरीके से, तो ये कांग्रेस ने ही उठाया इशू है। दौलत जी ने बोला कि मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना चाहिए। दौलत जी ने कहा कि आप जनगणना नहीं कर पाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने 500 करोड़ इसके लिए प्रोविजन रखा था और जातिगत जनगणना को कंप्लीट किया था। एक सर्टेन टाइम लगता है जब जनगणना होती है, उसके बाद में लगातार वो पूरे डेटा को एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में पब्लिश किया जाता है, एक सर्टेन टाइम लगता है। जैसे ही वो टाइम आया, उससे पहले हमारी सरकार केंद्र में पलट गई। उसके बाद में हमने लगातार संसद में हो, सड़क पे हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार ये मांग की कि जातिगत जो जनगणना है उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपने बताया कि चाहे संसद में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने का काम हो, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसका विरोध किया। और हमने ये तय किया कि अगर ये सार्वजनिक नहीं करेंगे, हम लगातार हर मंच पे कहते आए, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसे सार्वजनिक भी करेंगे। एक फायदा जानना चाहेंगे सारस्वत जी, एक फायदा जानना चाहेंगे, जातिगत जनगणना का फायदा क्या, किस समाज का प्रतिनिधित्व कितना है इसके लिए की जा रही है, या वोट बैंक कितना है इसके लिए की जा रही है? देखिए राकेश जी, जब हम किसी समाज के लिए, जब समतामूलक समाज को हम चाहते हैं, तो उसके लिए इतना छोटे तरीके से सोचना मुझे लगता है कि बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। मैंने आपको बताया कि एक समतामूलक समाज के लिए जातिगत जनगणना एक आधार स्तंभ है। हमने लगातार जातिगत जनगणना का, और जातिगत जनगणना में जैसे दौलत जी ने कहा कि सरकारी नौकरी केवल वही नहीं है, सरकारी नौकरी भी एक उसका हिस्सा है, लेकिन हमारे ये है कि जो हमारे संविधान के अंदर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, जिस तरीके से तीनों न्याय की बात की गई है, अगर जातिगत जनगणना होती है, किसके पास कितने संसाधन हैं, किसके पास कितनी, हर तरीके से, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे संसाधनों के रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, कितनी हिस्सेदारी है उसका पूरी तरीके से आकलन किया जाएगा। और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारा केवल चुनावी वादा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जातिगत जनगणना का, जब हमारे से संविधान और कानून सम्मत जो हमारे बाधाएं थी वो दूर हुई, तो हमारी सरकार ने तुरंत उसके बाद में ये फैसला लिया। उसके साथ ही 6%, जिस तरीके से कहा गया है कि चंद जातियां उस ओबीसी आरक्षण का फायदा उठा लेती है, उसी के लिए 6% जो अति पिछड़े लोग हैं, वो 6% प्रावधान उन्हीं के लिए ही कहा गया है कि वो 6% प्रावधान उन्हीं के लिए। लेकिन उसके लिए सोचिए, उसके लिए जिस तरीके से अगर ये जल्दबाजी में, हमने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट, हमने 27% आरक्षण की घोषणा पहले ही कर दी और कहा कि अतिरिक्त 6% आरक्षण केवल उन्हीं के लिए दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो की जाएगी कि वो 6% अति पिछड़ी कौन है, ताकि जिसको जरूरत है उसको वो चीज मिले। चुनाव के 5 दिन बाद इनको याद आता है कि इनको 5%। सारस्वत साहब मेरी बात सुनिए। विनोद भूदोली जी, मैं आऊंगा आपके पास में। दौलतराम जी आऊंगा, दौलतराम जी प्लीज आऊंगा। विनोद भूदोली जी, आपकी इन तमाम बातों से बेचैन दिखाई दे रहे हैं जी। भूदोली साहब, इनकी बातों में कांग्रेस कितनी झूठ बोलती है। आप उठा करके देखो, केंद्र के बारे में भी कह रही है कि हमने ये बाद में हमारे दिमाग में आया सुझाव, ऐसे कर दो वैसे कर दो। ऐसे ही राजस्थान में इनकी जब सरकार जाने लगी, इनको लगा कि हमारी सरकार दोबारा नहीं आएगी, तभी ये बोल रहे हैं कि 6% बढ़ा दो। अरे पहले कहा गए थे तुम 5 साल से गठबंधन आपका भी रहा है। हमारी सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे याद आया। मुझे लगता है इनका दिमाग भी अपने नेता की विनोद भूदोली जी, और ये केवल झूठ और गलत तथ्यों के सहारे यहाँ डिबेट कर रहे हैं। सारस्वत जी आऊंगा। विनोद भूदोली जी, विनोद जी, गठबंधन आपका भी रहा है। हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से गठबंधन किया था। हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया था
गठबंधन आपने बाद में तोड़ा है। जब काम नहीं करेगी सरकार सही ढंग से, सही नीतियों पे काम नहीं करेगी, वादा के अनुसार लोगों का भला नहीं करेगी, सही तरीके से ये काम नहीं कांग्रेस करेगी, समाजी गरीब मजदूर न्याय की किसान गौर की नहीं विरोधी पार्टी सोचेगी, है तो फिर छोड़ेंगे और गठबंधन? कांग्रेस ने ये 5 हम तो बंद थोड़ी गए उनके पीछे। इस रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं राष्ट्रीय किया। लोकतांत्रिक पार्टी किसान, मजदूर, किसान और पिछड़े मजदूर लोगों के सबके लिए काम करेगी, बेरोजगारों के लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी। जब केंद्र की जो एनडीए सरकार थी उसने जब किसानों के जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो रहे थे और ये एनडीए के साथ घटक दल मिलकर मलाई खा रहे थे। आज यहाँ आके बोल रहे हैं जब जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो रहे थे, लेकिन वो मोहब्बत टूट गई ना, सारस से मोहब्बत टूट गई है, सारस से साहब मोहब्बत टूट चुकी है वो। 4 साल खड़े रहे एक कांग्रेस की पार्टी मलाई खा रही थी और आज इन्हें जातिगत जनगणना जब कांग्रेस बात कर रही है सरकार तो उन्हें वो याद आ रही है। ठीक है, लौटेंगे लौटेंगे लौटेंगे। और आज इन्हें जातिगत दौलत राम जी के पास जनगणना याद आ रही चलेंगे, है। भूदोली जी लौटेंगे आपके पास में, आपके तमाम ऑब्जेक्शन ली जाएंगे। दौलत राम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं मैं आप? हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में सर बता दूं कि हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण था वो जो सेवानिवृत्त फौजी थे उनको वसुंधरा जी की सरकार ने 12% आरक्षण दिया और उनको जिले वाइज आरक्षण दे दिया। उनका बैकलॉग भरने की अधिसूचना जारी कर दी। अब आरक्षण क्या है कि राजस्थान में 21% में 20% एक दो जाति खा रही है, हमारे तो बच्चे बच्चियां लग नहीं रहे। जी, तो पहले जो जाट एक्स फौजी है वो नौकरी लग रहा है तो उससे उनको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन फौज में तो राजपूत भी हैं, फौज में तो दूसरी जातियां भी हैं। वो जब ओबीसी के कोटे में लगने लगी, इनके बच्चे जब नौकरियां नहीं लगने बंद हो गए तब इनको तकलीफ हुई। तो वो तकलीफ हमें तो 20 साल से झेल रहे हैं, हम तो 50 साल से झेल रहे हैं। हमें तो कांग्रेस की सरकार ने पहले भी मारा और ये 5वीं सरकार, ये गहलोत साहब के कार्यकाल की रिपोर्ट है, ये मैं घर से बना के लाया नहीं हूँ, ये वकील साहब देख लो मैं घर से बना के लाया हूँ। तो ये रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट सरकार की है। ये सामाजिक न्याय के घोर विरोधी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी का कोई इधर साथी नहीं है। चुनाव में वादे आता थे, लौटूंगा तो दूसरा इनका कोई, हमने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के पास हम गए, रो रहे हैं बार बार हम लोग कि आप हमारी संख्या के हिसाब से 21% में जाट बिश्नोई का जितना बनता है उनको दे दो जी, बाकी हमें दे दो। इस बात पर ना कांग्रेस बोल रही ना बीजेपी बोल रही। हमने हमारे घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम करेंगे। ठीक है। अब हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जैसे ही बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए तो कांग्रेस बीजेपी के हाथ पैर फूल गए हैं। अभी राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, अभी अशोक नहीं आपको क्या लगता है? मैं आऊंगा जवाब लेने आऊंगा। सारस्वत साहब आऊंगा, सारस्वत साहब जवाब सोच के रखिएगा, सारस्वत जी जवाब सोच के रखिएगा, आऊंगा। सारस्वत जी प्लीज, सारस्वत जी चर्चा नहीं चल पाएगी प्लीज, सारस्वत साहब चर्चा नहीं चल पाएगी प्लीज। नितिन जी चर्चा नहीं चल पाएगी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास में, मैं आऊंगा जवाब लेने, मैं आऊंगा आरोपों का जवाब लेने आपके पास में आऊंगा। योगेंद्र जी के पास चलेंगे, ठीक है, योगेंद्र जी के पास चलेंगे, ठीक है, योगेंद्र जी के पास चलेंगे। योगेंद्र जी चर्चा नहीं हो पाएगी, देखिए सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं लौटूंगा, जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए गए मैं जवाब लेने आऊंगा। योगेंद्र जी के पास चलते हैं। योगेंद्र जी, कुल मिलाकर के मुद्दा वही है, देखिए वंचित का हक कब मिलेगा, और सीधी सी बात है जिस तरीके से पेशिया साहब बोल रहे हैं कि ना हमें कांग्रेस फायदेमंद रही, ना कांग्रेस ना बीजेपी फायदेमंद रही, दोनों सरकारों ने, ठीक है। योगेंद्र जी प्लीज देखिए, दौलत राम जी का दर्द मुझे समझ में आता है, और सिर्फ दौलत राम जी का दर्द नहीं है, पूरे भारतवर्ष की जो हर व्यक्ति है उसके सीने में दर्द है। और एक मुद्दा उठाया ओबीसी आरक्षण का, बहुत अच्छी बात है, वो दर्द अपनी जगह पर कायम है। लेकिन आप तमाम मुद्दों को अगर देखेंगे जी, तो आप चाहे महंगाई का मुद्दा ले लें, चाहे आप पेट्रोल डीजल का मुद्दा ले लें, चाहे आप रोजगार का मुद्दा ले लें, चाहे नारी सुरक्षा का मुद्दा आप ले लें, चाहे अन्य मुद्दे ले लें, ये सारे मुद्दे जनता के दिल में दर्द है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस दर्द की देन किसकी है? देन तो कांग्रेस बीजेपी की है, क्योंकि शासन तो उन्होंने किया है। तो जब आप ये सवाल उठाते हैं और दूसरे पर सवाल उठाते हैं तो दोनों ही दल 4 उंगली अपनी तरफ उठा लेते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के देन है। देखिए, कांग्रेस को भरपूर शासन का मौका मिला। अगर तमाम विसंगतियां थी, दौलत राम जी सही कह रहे हैं कि तमाम विसंगतियां थी, अगर वो चाहते तो इनको दूर कर सकते थे, तो आगे मौका नहीं। तो कि तमाम मुद्दे 70 साल का शासन वर्सेस 20 साल के शासन में उलझे रहेंगे। योगेंद्र जी, मेरा एक छोटा सवाल है, क्या ये तमाम मुद्दे 70 साल का शासन वर्सेस 20 साल के शासन में उलझे रहेंगे? नहीं, मैंने आपको वही कहा ना, वही कहा, वही कहा। मैं आऊंगा, विनोद जी आऊंगा, विनोद जी आऊंगा जवाब लेने।
कोई ये दो पार्टी नहीं है, दोनों एक ही पार्टी है। ठीक है, मैं जवाब वही- लेते हैं। मैं वही दोनों कह रहा हूं आरक्षण आपको। विरोधी ठीक है। हैं, समाज दौलत राम जी न्याय विरोधी प्लीज, हैं। दौलत राम जी जवाब ले लेते हैं प्लीज। जी, भारतीय गुप्ता साहब। जनता पार्टी को भी शासन करते 20 साल हो गए, 9 साल 9.5 साल से तो यहाँ पर है। अगर वो चाहते तो वो भी इन मुद्दों को हल कर सकते थे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको कि दोनों ही दलों की नीति क्या है, फौरी तौर पर है। और आज भी नितिन सारस्वती जी हो चाहे कोई और हो, कोई भी कांग्रेस का लीडर या भाजपा का लीडर क्या ये दावे के साथ कह सकता है कि अगली बार जब मैं सत्ता आऊंगा तो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल के अंदर इन सारे मुद्दों को हल कर दूंगा? कोई नहीं कहेगा। ठीक है। आप देखिएगा, मैं फिर आपको याद दिला रहा जी, हूं, जी। 5 वर्ष के बाद में दोबारा आप बहस कीजिएगा। अगर ये दल शासन में आते हैं तो 5 साल ये बाद ये मुद्दा इसी टेबल पर इसी तरीके से सारस्वत उठा साहब होगा। वादा करने की तैयारी में राजस्थान में तो है। शासन में नहीं सारस्वत है साहब, ये सारस्वत साहब जवाब लेंगे। दौलत राम जी प्लीज जवाब लेने दीजिए। प्लीज सर, दौलत राम जी प्लीज जवाब। सर प्लीज, जवाब मैं जी। एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम आजाद देश में राजस्थान के उदयपुर संभाग में पिछड़े अति पिछड़े गुलाम है। कैसे गुलाम है कि उदयपुर संभाग के टीएसपी क्षेत्र में हम लोग पंच नहीं बन सकते, नौकरी नहीं ले सकते, वहां हमारा आरक्षण ही नहीं है ओबीसी का। वहां 50% SC/ST का है, 5% MBC का नहीं है, 10% जो EWS को लागू है वो लागू हो गया वहां, परंतु हमारा आरक्षण ही नहीं है। अब कांग्रेस कह रही है कि हम लागू करेंगे, ठीक है, जवाब वहां लेते तो हैं। लागू करने जवाब में ले आपके लेते हैं, जवाब पैसे ले नहीं लग लेते रहे। हैं। नितिन जी प्लीज। देखिए राकेश जी, जी। आप चाहे किसी भी तरीके से हो, मैं ये कहता हूं कि अगर इन सब में विसंगतियां थी तभी हमने 14 साल पहले डिसाइड किया, जी, जी। आज से 13 से 14 साल पहले हमने डिसाइड किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसके लिए फंड अलोकेशन किया, उसके लिए हमने पूरी प्रोसेस की, जातिगत जनगणना के पूरे आंकड़ों को हमने रिफाइंड करके, जब हम केवल सार्वजनिक करने वाले थे उससे पहले हमारी सरकार चली गई। आप और आपको बार-बार बताया उसके बाद में दौलत राम जी प्लीज, दौलत राम जी प्लीज। आंकड़े दौलत राम जी आरोपों पे बात नहीं होगी, आंकड़े आए। जवाब पर भी बात होगी। आंकड़े दौलत आए। राम जी, दौलत राम मैं जी ये जवाब कह रहा पर भी हूं बात होगी, कि कई जवाब लेने कई दीजिए। डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं। जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया तब इन्होंने कहा कि चुनाव से जस्ट पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों आया, लेकिन उसी का परिणाम था कि कोरोना के अंदर जो हमारी आबादी है, जो हमारी गरीब आबादी है, जो वल्नरेबल आबादी है, उसको फायदा मिला और आज वो सशक्त हुई है। हमारा ये कहना है कि चाहे अति पिछड़े लोगों को 6% आरक्षण की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे जिसकी आबादी उतने हक की बात हो, चाहे ओबीसी को किस तरीके से वंचित किया जा रहा है इसकी बात हो, ये सब हमने सार्वजनिक पटल पे आज से नहीं 14 साल से हम इसकी 75 लड़ाई साल लड़ से रहे हैं, उसका तुम्हारे चुनाव वादे रहे समाधान हैं। और उसका समाधान कर रहे 75 साल हैं। से। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, बिल्कुल हमारे आदमी के प्रवक्ता जी ने कहा, हमने तो कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उसी दिन हम जो 75 साल से आंकड़े हैं तुम्हारी उनको सरकार आई है। सार्वजनिक करेंगे आपकी और सरकार जिसकी 3 आबादी बार उतना हक है उसको तीसरी लागू बार करेंगे। सरकार 75 और साल से जातिगत सरकार आ रही है। और जातिगत सर्वे अब का कितनी एक राज मैंने करोगे कहा तुम? जिस दिन भी आप झूठ बोल और रहे अपना हैं। झूठ हमारे दौलत जी बोल रहे हैं विनोद कि जी नीतीश बोलूंगा, कुमार प्लीज। जी ने विरोध किया। झूठ अरे बोलती है। नीतीश कुमार जी और हम तो विनोद जी साथ मौका में दूंगा, प्लीज। कंधे से आप- कंधा विनोद मिला जी, के खड़े प्लीज, थे। इनको आगे झूठ बढ़ाइए। झूठ बोल रहे आप हैं, भी सच नहीं है तो ठीक है, दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ठीक ये है। बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, इनके सरकार अंदर- आएगी। इसके इतने साल अंदर इनकी सरकार रही, इन्होंने क्या जनगणना की किया हमें जरूरत नहीं पूछेंगे थी। नहीं इनसे। ये रिपोर्ट लागू करने में जातीय जनगणना की जरूरत देखिए नहीं दौलत थी। जी क्या चाहते हैं, इनको फिर से दौलत सरकार जी, चाहिए राजस्थान में। दौलत विनोद जी, जी प्लीज, विनोद जी, समाधान नहीं। दौलत जी केवल, मैं तो कह रहा हूं कि दौलत जी ने केवल एक हिस्सा उठाया सरकारी नौकरी का। मैं तो कह रहा हूं संसाधन, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय जो हमारे संविधान में डीपीएसपी में दिया हुआ है, राहुल गांधी जी उसकी बात करते हैं। तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। राहुल गांधी जी ने राजस्थान में- कर्ज माफ करने की बात की, राजस्थान में- ठीक है। कांग्रेस से पूछिए, राजस्थान क्या में क्या अभी उन्होंने ठीक है, दूसरी दौलत राम पार्टियों जी ने प्रवेश प्लीज, कर लिया दौलत है राम जी, और हमने मुझे भी पार्टी बना ली दौलत है। राम अब जी, इसका इलाज झूठी हम बात आरोपों करेंगे। पर, सिर्फ आरोपों पर बात नहीं होगी, जवाब लेना पड़ेगा। विनोद भुजबल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। दोनों पार्टियां बिल्कुल झूठी हैं। ये बोल रहे हैं हमारी दोबारा सरकार लाओ। एक नंबर के अब मुझे झूठे ये बताओ, आप इनकी सरकार दोबारा आएगी, फिर से चुनाव में वादा करेंगे? अरे सुनो तो सही, आप सच्चाई सुनते क्यों नहीं हो? आपको सच्चाई सुनते हुए तक डर क्यों लगता है? ये रिपोर्ट कैसे अरे लागू दौलत हुई? ये राम जी, रिपोर्ट कैसे लागू हुई? कांग्रेस और बीजेपी की यही ये प्रॉब्लम है, रिपोर्ट- सच्चाई बिल्कुल नहीं सुनते। ठीक है, ठीक सच्चाई है। बिल्कुल ये नहीं रिपोर्ट सुनते। ये कांग्रेस की सरकार में बनी है 2001 दौलत में। राम जी लौटूंगा प्लीज। ये रिपोर्ट दौलत राम कोई जी, न्याय प्लीज। नहीं किया आपने। दौलत राम जी, प्लीज, सर, आप लौटूंगा इस आपके रिपोर्ट पर बात चर्चा करिए, नहीं हो इनसे पाएगी। पूछिए इस रिपोर्ट के कांग्रेस- बारे में। चर्चा नहीं हो ये पाएगी। कांग्रेस मैं की बोलूंगा सरकार पहले। में सिर्फ बनी है, आरोपों पर सर। चर्चा नहीं हो पाएगी प्लीज। ये कांग्रेस की मैं- तीसरी सरकार ने मैं लागू नहीं तमाम की। मित्रों से गुजारिश करूंगा, सिर्फ आरोपों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सार्थक चर्चा में अगर कोई आरोप लगे तो उनका जवाब बनता है। नितिन सारस्वती जवाब दे रहे हैं तो पूरी बात सुनना पड़ेगा। विनोद भुदोली जी अगर बोल रहे हैं तो पूरी बात सुननी पड़ेगी। भुदोली जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, जब आरक्षण की बात चली हमारे लोकसभा में 2022 दिसंबर में जब लोकसभा चल रही थी, हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र ऐसे एमपी थे जिन्होंने जिसकी जितनी संख्या बारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी, इस मामले को लेकर के बहुत मजबूती से उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए।
बिल्कुल साफ सुथरा काम होना चाहिए, ऊक चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की सरकार दोनों की दोनों सरकारी चोर है, सरेआम चोर है। आप उठा करके देखो गरीब मजदूर किसान को इन्होंने कितना नोचा है, कितना दबाया है। जब चुनाव आते हैं, अब ये कहते हैं ओबीसी को हमने अति पिछड़ा वर्ग को 6% आरक्षण देने की बात की। हम आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये 6% कब हो गया? ये 6% देने की बात कर छोटा सा सवाल है। अब सुनिए तो सही मेरी बात, ये 6% देने की बात करने, इन्हें कोई ये पूछे कि तुम्हारी सरकारें बीजेपी और कांग्रेस की 75 साल से राजस्थान में और देश में बनती आ रही हैं, दूसरों की तो बननी किसके विचारों, बताओ आप मुझे। जब ये लोग चुनाव में आकर के इन तमाम बातों को याद करते हैं, बोले हम 6% देंगे। अरे तुम चुनाव में क्यों देते हो? तुम्हारी सरकार पूरे 5 साल रही है, उसके बाद में फिर से 5 साल रही थी, तुम लोग उस समय क्यों नहीं कर पाए? ये क्या चाहते हैं राजस्थान के गरीब मजदूर की शान से, क्या चाहते हैं बताओ आप मुझे। और अब बात करते हो केंद्र की सरकार, तो बताओ SC/ST के जो आरक्षण था उसमें कितनी छेड़छाड़ करी, कितने लोगों की शहादत हुई, आज भी वो मुग्ध में वापस नहीं हुए। आप बताओ ये कहां से गरीब मजदूर किसान के लिए हितैषी सरकारें हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान के लोगों को ये जानना चाहिए और RLP को वोट देकर के RLP को जिताना चाहिए। जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी ने भी समर्थन दिया अब तो RLP को, ठीक है, समझ गए वो सारी चीजें। अनुभव जी एक विश्लेषणात्मक रूप से आपका व्यू लेना चाहेंगे प्लीज। राकेश जी देखिए, ये उग्रता जो देखने को मिल रही है ना, ये क्या है, जो कटघरे में खड़े हैं वो उग्रता से आपकी आवाज दबाना चाह रहे हैं और निष्पक्ष आवाज को हमेशा दबाने का कोशिश होती है हालांकि राजनीति पटल पे जी। और जो जिनके सुर अभी ठंडे आपको देखने को मिले, माफ कीजिएगा मेरी बात को अन्यथा कोई ना ले, विश्लेषणात्मक आपने टिप्पणी करने को कहा है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनके सुर अभी ठंडे हैं या जो भी सामाजिक न्याय, समानता और समतुल्यता की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको जब अवसर मिलेंगे सत्ता में आने के, तो क्या आप वो दे पाएंगे जो आप अपेक्षा कर रहे हैं बाकी पूर्ववर्ती सरकारों से? और दूसरी बात, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। कहने का तात्पर्य है, आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में अराजकता की सीमाएं लांघ चुकी 2 बार की आपकी सरकार, और पंजाब में खालिस्तान की मांग पूर्ण उठ चुकी है, तस्करी का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है, आपके उच्च नेता जो है, उच्च शीर्षस्थ नेता जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में आपके इस आधार पर राजस्थान में अपने आप को सापेक्ष में और अपने आप को एक निष्पक्ष पार्टी के रूप में, जनता की पार्टी के रूप में स्थापित करने का सपना देख रहे हैं। जो रही बात RLP की, तो अभी आपने तो इस मंच को, मीडिया मंच को ही आपने अपनी चुनावी पार्टी का प्रचार माध्यम बना लिया है। आप कह रहे हैं RLP को वोट दीजिए, अरे वोट देने की मांग से नहीं, वोट देने के। योगेन जी जवाब लेते हैं प्लीज, समय की सीमा में। योगेन जी आरोप लगे। देखिए बिल्कुल मैं चाहूँगा विषय पे रहें, लेकिन जैसा अभी कहा है हमारे अनुभव जी ने, पहली बात तो बता दूं कि राजनीतिक विश्लेषक जो होता है निष्पक्ष होता है और मैं उस पूरी गरिमा का ध्यान रखता हूँ, और सामान्यतः मैं राजनीतिक विश्लेषक की किसी टिप्पणी पर मैं कभी टिप्पणी करता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने 1-2 बात कही है। लेकिन वो विश्लेषण जो है आपके लिए नकारात्मक भी जा सकता है और सकारात्मक भी जा सकता है, उसको आपको अपनाना होगा ना। इसलिए मैंने कहा पक्ष की बात सुनते हैं, मैंने कहा कि किसी भी राजनीतिक विश्लेषक का टीवी चैनल पर मैं कभी भी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, उनका विश्लेषण है और उसका हमेशा स्वागत होता है। लेकिन जहां तक मैंने जो बेसिक बात कही है, बेसिक बात ये कही कि जिस तरीके से चावल के हांडी में से एक चावल देखा जाता है कि चावल पका के नहीं पका पूरा, इसी तरीके से किसी भी दल की, राजनीतिक दल की कार्यशैली को देखा जाता है। हम जो दिल्ली में बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हम LG के किस प्रेशर पे काम करते हैं आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो वादे किए, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, बाकी रोजगार हो, वो हमने सारे पूरे किए हैं। और यही वजह है कि आज तीसरी बार हमारी सरकार है, हमें वहां जनता का आशीर्वाद मिला है। ठीक है। हम बार बार राजस्थान में बात उठाते रहे हैं कि राजस्थान में कभी भी किसी सरकार को रिपीट नहीं किया गया। उसका कारण ये है कि जनता वाकई में यकीन नहीं करती। लेकिन चूंकि वापस विषय पर आता हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये जो दल है, चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस भाजपा कुछ भी वादा कर ले, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं 5 साल के लिए, उसके बाद ये सोते हैं, 1 साल पहले जगते हैं और फिर वादे करके वापस सत्ता में आने के ख्वाब देखते हैं। ठीक है, समय की सीमा है। दौलतराम जी एक छोटा कमेंट आपका, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए? क्या वाकई में जो वंचित लोग हैं उनका हक कैसे उन्हें दिया जा सकता है? सर हम ये चाहते हैं कि भारत के संविधान के सामाजिक न्याय के तहत, समता समानता बंधुत्व भाईचारे के तहत हमारी जितनी संख्या है राजस्थान में जी, और उदयपुर क्षेत्र के TSP जोन में, हम तो ये चाह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा को हमारे को अलग आरक्षण दिया जाए। जो राजस्थान में 21% आरक्षण है, उसमें जो हमारा हिस्सा है, जो वर्गीकरण की रिपोर्ट है ये 6% की, इसकी दोबारा समीक्षा कर ली जाए। ठीक है। और इसका वर्गीकरण किया जाए। और कांग्रेस BJP मुझे लगता है भी नहीं करेंगे, वो ये डिबेट देख करके भी क्या है कि मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो हमारी मजाक उड़ाते हैं। परंतु अभी राजस्थान के अंदर
हमने भी पार्टी बना ली, आरएलपी भी मैदान में आ रही है, आम आदमी पार्टी भी आ गई। तो ये क्षेत्रीय दल भी छोटे छोटे राजस्थान के अंदर अब चुनाव लड़ेंगे। तो अब की बार हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और हम राजस्थान में आरक्षण बंटवारे के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। तो हमारा आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से हमारा दोनों पार्टियों की सरकारों से निवेदन है, केंद्र सरकार से निवेदन है कि केंद्र में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, राजस्थान के अंदर हमारे आरक्षण का बंटवारा किया जाए। आज हमारे राजस्थान में पिछड़े अति पिछड़ी जातियों के लाखों बच्चे बेरोजगार हो गए, ओवरेज हो गए, जो प्राइवेट सेक्टर में 4-4, 5-5 हजार की नौकरियां करते हैं और दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। तो पंचायती राज उनका हक दिया जाना चाहिए। समय की सीमाएं। दौलतराम जी पेशिया, आप चर्चा में शामिल हुए, उनका शुक्रिया। अनुभव शर्मा जी, आप भी चर्चा में शामिल हुए, आपका भी शुक्रिया। योगेंद्र गुप्ता जी, नितिन सारस्वत जी, दौलतराम पेशिया जी, आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कुल मिलाकर के आज की डिबेट में जो चर्चा का विषय रहा है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, या यूं माना जाए कि जो जिन लोगों को हक मिलना चाहिए वो हक से वंचित आज भी है। सेपरेट आरक्षण की बात लगातार उठती रही है। क्या वाकई में अंतिम पायदान तक बैठे हुए उस व्यक्ति को जिसको कागजी खानापूर्ति के तहत आरक्षण तो दे दिया गया है, लेकिन वाकई में आरक्षण की तमाम सुविधा उसके पास अभी तक नहीं पहुंची है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन वाकई में क्या गरीबों को उनका हक मिल पाएगा? बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।